नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। जो कल जंतर मंतर पर किया गया ना, उसका असर हो गया। कल हमने अपने ही शो में दिखाया था कि किस तरह से जंतर मंतर पर कुछ मौलाना, तथाकथित मौलवी और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जुटे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए, ऐसे ऐसे बयान दिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, आग लगा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, खून देंगे, खून भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सब जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, रात होते होते उसका असर नागपुर में दिखाई दे गया। नागपुर दहक उठा, खुद नहीं बल्कि उसको जलाया गया, उसमें आग लगाई गई। मासूम लोग, उनकी कारें, घर में सब लोग रात के 9 बजे लगभग आराम कर रहे थे, सो रहे थे, लेकिन वहाँ पर दंगाई पहुँच जाते हैं, आग लगाने लग जाते हैं, पत्थर बरसाने लग जाते हैं। मतलब टन भर कर, ट्रक भर भर कर पत्थर निकले हैं। और पत्थर ही नहीं, कुल्हाड़ियों से पुलिस वालों पर हमले किए गए। सीसीटीवी में इन दंगाइयों के नकाबपोशों के चेहरे ना आए, उसके लिए सीसीटीवी के कैमरे तोड़े गए। और ये बिल्कुल सेम सिचुएशन आपने देखा कि संभल में भी हुई थी। वहां पर भी सबसे पहले जो टारगेट बने थे वो सीसीटीवी कैमरे बने थे, क्योंकि उसी से तो पहचान होती है। तो दंगाइयों ने सबसे पहले सीसीटीवी के कैमरे वहां भी तोड़े और यहां भी वही पैटर्न दिखाई दिया, सीसीटीवी के कैमरे तोड़े गए। और उसके अलावा बुलडोजर, जिसकी कार्यवाही की बात की जा रही थी ना, जेसीबी मशीन, सब तोड़ दी। और वो कोई मामूली पुलिसकर्मी नहीं थे, 3 डीसीपी इलाके के जो काबू पाने के लिए हालात पर पहुंचे हुए थे ना, उन पर भी हमले किए गए। और ये बात खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में की है। उन्होंने बताया कि किस बेरहमी के साथ पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए गए हैं। तो ये सब जो हरकतें थी, ये सब जो एक तरीके से हम कहेंगे दंगाइयों ने पूरे नागपुर को जलाने की जो साजिश रची थी, वो वाकई में साजिश थी, क्योंकि उसका खुलासा हम आज अपने शो में भी करेंगे। और उसका खुलासा लगातार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि ये साजिश कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि नागपुर को सिर्फ संयोग की तरह नहीं देखना चाहिए, ये एक प्रयोग था। और यही प्रयोग आखिर जो दिल्ली से शुरू हुआ, नागपुर तक पहुंचा, अब उसकी आंच और कहां तक जाने वाली है। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही भयावह हैं। लोग बता रहे हैं कि कार में उन्होंने देखा कि जहां पर भी सनातन यानी हिंदू देवी देवताओं की छोटी छोटी तस्वीरें सभी लोग अपनी कार में लगाते हैं, शुभ माना जाता है। जिस कार में भी वो फोटो देखी, उसी कार को निशाना बनाया गया। चुन चुनकर शीशे तोड़े गए, चुन चुनकर घरों पर पत्थर बरसाए गए। अब इतने पत्थर आते कहां से हैं और इतनी कुल्हाड़ियां पहले से पहले कैसे आती हैं? अचानक से 1000 की भीड़ आकर के हमलावर कैसे हो जाती है? अफवाह अगर फैलाई गई तो आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, या आप खुद ही हमलावर बन जाएंगे, खुद ही दंगाई बन जाएंगे। अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए, ये तो कहा ही जाता है ना, और इसका एक सिस्टम होता है, लेकिन वो नहीं फॉलो किया गया। चलिए, खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले जरा वो तस्वीरें, बयान और प्रत्यक्षदर्शी भी कुछ बात कर रहे हैं, वो भी जरा सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। एंट्री पॉइंटवर नाकाबंदी। या तहसील कोतवाली, गणेशपेठ, पाचपावली, लकडगंज, शांतीनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर, कपिल नगर या ठाण्यांचा समावेश आहे। एसआरपीएफच्या 5 तुकड्या या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेल्या आहेत। राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सर्व सीपीएसपी यांची व्हीसी घेऊन राज्यभर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे हो? ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना।
आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। देखो, नागपुर का जो हंगामा है ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। जिस जहाँ कब्र है मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मानते हुए, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे। मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है, कुछ ग्रुप एक बाहर निकला और उन्होंने ये जो वेंटिलाइजिंग जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदार को कुछ नहीं हुआ। तो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ पे, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहां तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। एक तो ये झूठी बात कहकर ये कहा गया कि हिंदू समाज ने आयतें जलाई है, तो यह एक झूठा आरोप है। झूठा आरोप करते हुए यह हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, अफवाहें दिख गई ना आपको। कोई कह रहा है आयतें जलाई गई, जबकि वीएचपी ने साफ तौर पर कहा कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। औरंगजेब, आखिर उसके प्रेमी ये कौन लोग हैं जो कि औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं? औरंगजेब की कब्र को लेकर के इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि अगर औरंगजेब का पुतला फूका जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य पर हमला हो गया है। और यही वो लोग हैं जिनको हम दंगाई कह रहे हैं। और देश इस वक्त देख रहा है चल क्या रहा है आखिर ये। चलिए, खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त सैयद जवाद मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ तुषार रसल जी मौजूद हैं, जो कि उद्धव शिवसेना की तरफ से प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ राजीव जेटली जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे और गुलाब चंद दुबे जी जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रेणु कीट जी जुड़ने वाली हैं, जो कि वीएचपी की प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद, शुरुआत आप ही से करूंगी। ये इमरान मसूद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्या? कल उन्होंने ही सबसे पहले बोला था जंतर मंतर पर खून की नदियां भी बहानी पड़ेंगी तो बहा देंगे, अपना खून दे देंगे, खून की एक एक बूंद दे देंगे। रात तक हो गया ना जो आह्वान किया गया था जंतर मंतर पर। तो कार्रवाई होनी चाहिए उनको भड़काऊ बयान देने के लिए, मासूम जनता को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बात का आगाज जो है वो एक शेर से करता हूँ कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका कर सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। देखिए, जिस तरीके की भाषा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोली जा रही है उसी का नतीजा है। और आप नागपुर कह रहे, नागपुर तो एक शांति का जो है संदेश देने वाला जो है वो जिला रहा है। और नागपुर के अंदर से बड़े बड़े देश के अंदर से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश के अंदर जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। और लगातार हम इस चीज को बाकायदा कहे जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति बो रही है उसका खमियाजा इसी तरीके से उतरता है। नागपुर की बात करें, आपने इमरान मसूद को और तमाम विपक्षी दलों को जो है टारगेट करके एक तरह से जोड़ दिया ले जाकर के नागपुर हिंसा।
हाँ? नागपुर हिंसा एक अलग। एक सेकेंड किसने जोड़ दिया? बताइए। किसने जोड़ दिया? आप लोगों ने। ये मैंने कहा था कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। एक सेकेंड, ये मैंने कहा है कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, ये मैंने कहा था। ये मैं कह रही हूँ कि खून की नदियां बहा देंगे। ये मैंने कहा कि खून देने की जरूरत पड़ी तो हम खून भी देंगे। पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, सारा चक्का जाम कर देंगे, सारे बॉर्डर सील कर देंगे, ये मैंने कहा है। क्या हो गया? किसने कहा था ये? अरे भाई किसने कहा था? इमरान मसूद ने कहा था ना, तो बचा क्यों रहे हो आप उनको? इमरान मसूद ने मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, मीडिया पर क्यों डाल रहे हो आप इस बात को? जिसने कहा है उसको जेल में जाना चाहिए। असल में जिस दिन इस देश के अंदर आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को बैन करा जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर शांति होगी, वरना इस देश के अंदर शांति नहीं होगी। और यही लोग आग लगाते हैं, इनकी जबानों से वो बयान निकलते हैं जो आग लगाने वाले। सरदार पटेल साहब ने सही करा था, इनके ऊपर बैन लगाया था। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस के हैं? इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना? इमरान मसूद नागपुर में थे, तो इमरान मसूद ने उकसाया ना आपकी कौम को। इमरान मसूद ने पत्थरबाजों को उकसाया या नहीं उकसाया? बिल्कुल। इमरान मसूद कहा थे खून की नदियां क्यों बहाने की उन्होंने बात कही थी कल जंतर मंतर पर? बीएचपी के लोगों ने, सुनिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरीके से मनमानी तरीका करा जा रहा है सरकार के द्वारा, वक्फ की संपत्ति हम मुसलमानों की जागीर है, वो किसी के बाप की बपौती नहीं है। सरकार इस चीज को समझ ले। जिन चंदो उद्योगपति मित्रों को वो जमीन बेचना चाह रही है, वो बेचने नहीं देंगे। ये हमारे दो की सरकार जिन उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उनको हम मुसलमानों की जमीन बेचने नहीं देंगे। ये साफ है बात, ये साफ बात है, इसमें कोई लगी चुपड़ी बात नहीं। बता रहे ये मौके अलग है। अब सोचिए, औरंगजेब के इश्यू को उठाने का फेलियर सबसे बड़ा जो है वो डेविड फडणवीस साहब का है। नागपुर के अंदर गृह मंत्रालय इनके पास, मुख्यमंत्री इनके पास, सारी इंफॉर्मेशन इनके पास, इंटेलिजेंस फेलियर इनका नहीं मान रही आप लोग। अब सैयद जवाद क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे हैं। नितिन गडकरी साहब बड़े नेता नागपुर से आते हैं, भाषा पर तो नहीं उतरूंगी, लोगों ने, लेकिन मैं आपकी तरह उस भाषा पर नहीं उतरूंगी जिस भाषा पर आपने कहा कि वक्फ किसी के बाप का नहीं है। लेकिन ये देश भी किसी की बपौती नहीं है। देश में कानून बनता है, संसद कानून बनाती है, वो पारित होता है, और अगर वक्फ का कानून संसद बनाएगी तो किसी की बपौती नहीं है देश कि वो उसमें आग लगाए और उसके बाद मजा ले। किसी की बपौती नहीं है। ये बात तो मैं कहूंगी आपको। अगर कोई ये सोचता है कि हमारी बपौती है तो ये देश किसी की बपौती नहीं है। सैयद जवाद, अगर भड़काऊ बयान देकर आपको लग रहा है देश में आग लगाई जा सकती है तो गलतफहमी का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। राजीव जेटली का रुख करूंगी। राजीव जेटली जी, आपने सुन लिया, सैयद जवाद का कहना है कि भड़काऊ बयान आपके मंत्रियों की तरफ से आए। यही बात ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोगों ने औरंगजेब की मजार को लेकर, उसकी कब्र को लेकर जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए हैं, उसके बाद ही ये आग लगी है और फैली है। पहले तो मैं बता दूं कि देश किसी के बाप का नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश किसी आधार पर तोड़ा नहीं जा सकता। जनसंख्या बढ़ाकर इस देश के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किसी के बाप का नहीं था। ये भारत था, भारत। ये भारतवासियों का है। इसको पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता। इसको बांग्लादेश नहीं बनाया जा सकता। अगर इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया तो उसके पीछे की वजह क्या थी? किसी के बाप का था ये देश? ये देश भारतीयों का था। कौन लेके गया इस देश को? इस देश को धर्म के आधार पर लेकर गए। और आज जो नागपुर के अंदर हुआ, अगर उसको भी आप देखें, कौन थे वो लोग? क्यों नहीं चर्चा हो रही उसके ऊपर? किन लोगों की गाड़ियां जलाई? किन पुलिस वालों को मारा? किन्होंने मारा? किन लोगों ने मारा? किसके लिए मारा? औरंगजेब के लिए? अरे सरकार का फेलियर है। आज भी याद है औरंगजेब। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बीच में मत बोलिए सैयद जवाद, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए सैयद जवाद, बीच में मत बोलिए सैयद जवाद, औरंगजेब बीच में नहीं। आज भी उस औरंगजेब के नाम पर हमारे पुलिस वालों को कुल्हाड़ियां मारी जाएंगी। आज भी उस औरंगजेब के नाम पर लोगों की गाड़ियां जलाई जाएंगी। आज भी उस औरंगजेब के नाम पर इतने बुरे हालात किए जाएंगे, लोगों को घायल किया जाएगा। आज भी किस बात पर? किसी के बाप का है ये देश? किसी के बाप का है ये देश? इस देशवासियों की गाड़ियां जलाना, उनके ऊपर अत्याचार करना या उनके ऊपर हथियार उठाना, ये किसने अधिकार दे दिया? किस नाम पे, किस वजहों से अधिकार मिला? ये देश हमारा है और अगर आप इस देश के हैं तो इस देश में रहेंगे।
इस देश के टुकड़े नहीं कर सकते, इस देश की गाड़ियां नहीं जला सकते, इस देश मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी सीएम आपका, गृह मंत्री ठीक है। आपका, फुल मेजॉरिटी सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, बीच में नहीं बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे बार बार सैयद जवाद, बीच में मत बोलिए सैयद जवाद, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। उसके आप सबके बीच में नहीं कूदेंगे। और अगर किसी के पक्ष में केवल धर्म के आधार पर टीवी पर बैठ करके उसको बचाया जाएगा तो देश उसका भी नहीं है, ये देश उसका भी नहीं है। ओके ओके, एक मिनट म्यूट कीजिए इनको जरा। सैयद जवाद, एक बार फिर से मैं कह रही हूं, अभी क्योंकि शो शुरू हुआ है, आप सबके बीच में नहीं कूदेंगे, अन्यथा मेरे प्रोड्यूसर को आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। राजीव जेटली ने आपको सुना धैर्यता से, आप भी उनको सुनेंगे और जिसके पास मैं आऊंगी वही बोलेगा, ऐसे बीच में नहीं कूदेंगे। लेकिन मैं जरा तुषार जी आपका रुख करना चाहती हूँ। जो बात यहाँ राजीव जेटली जी ने कही, किसी की बपौती नहीं है देश, क्या ये सच है कि पहले उकसाया गया दिल्ली में बैठ करके, जंतर मंतर पर बैठ करके, और फिर तमाशा देखने के लिए अब सब बयान दे रहे हैं? उन मासूम लोगों का क्या जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं? 1000 लोग अचानक से कैसे प्रदर्शित हो जाते हैं तुषार जी, और उसके बाद सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ दिया जाता है, पुलिस वालों को काम नहीं करने दिया जाता है, और फिर संजय राउत कहते हैं कि देखिए ये तो सब बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। ये तो साजिश लग रही है मुझे अब पूरी तरह से। तुषार जी, किसके साजिश है? बीजेपी की साजिश है ना ये तो आपको लग रही है ना? सरकार क्यों अपने स्टेट में ये सब करेगी? आपने कभी सोचा इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, नीतीश राणे कौन है? ये बीजेपी का ही मंत्री है ना। सब जगह जाके घूम के भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? नीतीश राणे दे रहा है। हम लोग कभी भी औरंगजेब का समर्थन करेंगे नहीं। औरंगजेब जहां जन्मा था, किधर जन्मा था? गुजरात में। हाँ, बाहर से आया था, गुजरात में जन्मा। कोई भी राज्य से, कोई भी बाहर से आए और महाराष्ट्र जीतने की जब भी बात करेगा तो महाराष्ट्र की जनता उसको महाराष्ट्र के मिट्टी में गाड़ देगी। और उसका जो ये अभी बना हुआ है, ये उसको गाड़ा हुआ है ना, ये हिस्टोरिक एक मॉन्यूमेंट है जो दिखाता है कि महाराष्ट्र में जो भी घुसा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब देहांत हुआ तो उसको ऐसा लगा कि ये एक, आप अगर देखने जाएंगे ना, एक सिक्वेंस जैसा है। महाराज जी का जब देहांत हुआ तो उसको लगा कि अभी क्या महाराज नहीं है तो महाराष्ट्र को बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इधर उनका जो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? नागपुर में हूं मैं अभी। तो नागपुर किसके वजह से हो रहा है? उसके वजह से तो हो रहा है ना। नागपुर क्या उधर बीजेपी का कोई किसी को जलाया और उसके वजह से नागपुर हो रहा है क्या? नागपुर हो रहा है किसके वजह से? औरंगजेब के कब्र के वजह से हो रहा है ना। तो उसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो औरंगजेब की कब्र क्या बीजेपी ने बनवाई थी वहां पर? किसने बनवाई है औरंगजेब की कब्र? किसने एएसआई को अधिकार दिया था मॉन्यूमेंट बनाने का? अरे भाई, पॉइंट पर बात कीजिए ना, फैक्ट्स पर। क्या बीजेपी ने ये अधिकार दिया एएसआई को कि औरंगजेब की कब्र एएसआई के अंतर्गत आएगी? राष्ट्रवादी ने भी नहीं बनाई, राष्ट्रवादी ने भी बनाई नहीं, शिवसेना भी बनाई नहीं है। तो ये किसी ने अभी नहीं बने हुए, ये 400 साल पहले। तो फिर बीजेपी ने कैसे दंगा भड़काया भाई? वही तो पॉइंट है मेरा। ना बीजेपी ने कब्र बनाई, ना बीजेपी ने औरंगजेब का वहां पर महिमा मंडन किया, तो बीजेपी का रोल क्या है फिर? उनके मंत्री अभी फिलहाल जो 2 हफ्ते से जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उसके वजह से ये दंगे हो रहे सब। उनके जो मंत्री है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से हाथ रख के शपथ ली थी ना कि मैं कोई धर्म, कोई जात उसके ऊपर खिलाफ बोलूंगा नहीं, जो भी है मैं शासन अच्छी तरह से चलाऊंगा। फिर आपको ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये करके आपको। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए। ओके राजीव जेटली जी, अरे मेरा बात तो पूरा आप ही की बात का जवाब दे रहे हो। ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट, ये बड़ा कंफ्यूज चल रहा है आज की डेट में। ये बड़ा कंफ्यूज चल रहा है, इनको कहना क्या है। अभी आज ये उन लोगों के साथ भी खड़े हो गए हैं जिन लोगों ने महाराष्ट्र जलाने की कोशिश की, जो महाराष्ट्र के अंदर आगजनी कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र की पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो इस बात को स्पष्ट करो ना, जो आपके सहयोगी दल है वो इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, क्या आप भी इनके साथ खड़े हैं? बीच में बात का जवाब दीजिए। इनके साथ कांग्रेस खड़ी है, क्या आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं? इनके साथ आपके सहयोगी दल खड़े हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? इनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो क्या आप उनके साथ खड़े हैं? अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है?
बताइए, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप लोग, ऑपोजिशन वाले लोग, सब के सब? अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं भाई राजीव जेटली। एक सेकंड रुकिएगा तुषार जी, जरा जवाब सुनिए। मैं रीमा जी केवल इतनी छोटी सी बात कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल स्पष्ट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करके रखती है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों की पक्षधार बन जाए जिन लोगों ने आगजनी करी, तो सीधी सीधी बात है कि उद्धव गुट भी उनके साथ खड़ा है। आप कैसे बात को घुमा रहे हैं? आप कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी, आपने कहा महाराष्ट्र की जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। मैं मानता हूं अरे आप है ना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लीजिए और कमल आप ये तस्वीर देख रहे हैं, साथ में टीवी नजर आ रहा है आपको? ये तस्वीर देख रहे हैं साथ में? उसका समर्थन हम नहीं करते। अभी जो चर्चा हो रही है इन लोगों के ऊपर हो रही है, शॉर्ट्स चलाइए, आतंकी होता है के ऊपर हो रही है, आतंकी है, आतंकी को खिलाफ नहीं है। अगर कोई हिंदू भी आतंक करता है तो हम उसके भी खिलाफ है, कोई मुसलमान भी करते हैं उसके भी खिलाफ है। आपको आप मराठी कहते हैं, महाराष्ट्र की पार्टी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर जब डिबेट होती है तो आपको आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में डिबेट होती है, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। यही तस्वीरों की मैं बात कर रही हूँ और इन्हीं तस्वीरों की राजीव जेटली बात कर रहे हैं। जा रही है तो महाराष्ट्र ये तस्वीरें जो है तुषार जी, ये जो तस्वीरें है ना, ये जो तस्वीरें है ना, इसको देख करके रात भर नींद नहीं आई थी कल किसी को भी, जो भी भारतवासी है, कि ये चल क्या रहा है। कोई अपने घर में आराम से सो भी नहीं सकता। उसकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, गाड़ी में देखा कि गणेश की मूर्ति लगी हुई है और उसी गाड़ी को जला दिया। ये देखिए नारे लग रहे हैं, पत्थर आ जाते हैं, कुल्हाड़ी आ जाती है, हथियार। इन सब पर आपको बात नहीं करनी, आपको इन सब पर बात नहीं करनी। आपको बात करनी है चंद्रबाबू नायडू पर, आपको बात करनी है ममता बनर्जी पर, इस पर बात नहीं करनी है। हम इनका समर्थन नहीं करते, हम इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन समर्थन किस बात का करते हैं तो बताइए। जो लोग इनका समर्थन करते हैं उनका समर्थन आप कर रहे हैं, जो लोग इनका समर्थन करते हैं उनके साथ आप खड़े हैं। आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार, आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार उसको संरक्षण देती है और आप अपनी बात करिए ना, मुख्यमंत्री है वो खबर आ जाऊंगा, बात बताइए। ठीक है, कौन सा डेवलपमेंट है? आपके केंद्र में बैठी हुई सरकार, आपके केंद्र में बैठी हुई सरकार उनको ओके, ठीक है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई किसी के बीच में अगर डिस्टर्ब कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली म्यूट कर दे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। अब म्यूट ही होंगे। अब आप मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। अब तुषार जी अब म्यूट ही होंगे, मुझे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी, शो का टाइम बर्बाद होता है। डॉक्टर रेनू, ये जो तस्वीरें हैं ये काफी भयावह है। अब ओवैसी का कहना है कि कुछ जलाया गया। आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर रेनू आवाज आ रही है? डॉक्टर रेनू, डॉक्टर रेनू आवाज आ रही है आप तक? डॉक्टर रेनू अनम्यूट कीजिए जरा, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब आपकी आवाज आई, आपको आवाज आ रही है? ठीक कीजिए उनको। सैयद जवाद जवाब दीजिए, कौन किसके साथ खड़ा है ये तय कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? जिनकी पार्टी के एक विधायक ने आग लगाई, अबू आजमी, उनके साथ कौन खड़ा है? कौन उनका समर्थन कर रहा है? इमरान मसूद से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता संसद से सड़क तक औरंगजेब के साथ क्यों खड़े हैं? मैडम, औरंगजेब के साथ जो है कोई नहीं खड़ा है, लोग देश के संविधान के साथ खड़े हैं। हाँ। लोग देश के अंदर जिस तरीके से बुहरान मचा हुआ है, भुखमरी का, देश के अंदर बेरोजगारी का मचा हुआ है, देश के अंदर महिला अपराध का बढ़ा हुआ है, लोग उस इश्यू को लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखिए, ये किसके साथ खड़े हैं? ये बाबर के साथ खड़े, ये औरंगजेब के साथ खड़े, क्योंकि उन्हीं के मुद्दे पुराने 300 साल पुराने उठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज आपको क्या हो गया सैयद जवाद? आज आपको क्या हो गया? आज आप इतने कंफ्यूज क्यों हो? आज आप इतने कंफ्यूज क्यों हो सैयद जवाद? आज आप इतने कंफ्यूज क्यों हो? आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी का विधायक है, वो बीजेपी में नहीं है। आप यही नहीं समझ पा रहे हो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी का सांसद है, बीजेपी में नहीं है। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो, आप बार बार बीजेपी कर रहे हो। मैंने कहा अबू आजमी ने आग लगाई, अबू आजमी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाया, उस विवाद को जन्म दिया। अब अबू आजमी का बीजेपी से क्या लिंक है, बता दो आप।
हो गया मैडम, बता दें। नीतीश राणे को भूल गई आप? अबू आजमी को याद है? अबू आजमी याद है? नहीं, अबू आजमी ने जो कहा, सुन, अब बोलने नहीं देंगे, मैं फिर चुप जाता हूँ। अरे बोलिए, नौटंकी मत करो यार। अरे बोलने नहीं दे रहा कोई हमको। बोलिए। अब हम ये कह रहे हैं, अबू आजमी ने जो बोला, उन्होंने उस चीज के लिए अपने लफ्ज वापस लिए, माफी मांगी, उसके बावजूद भी यहाँ नहीं रुके। ये यहाँ नहीं रुके, इन्होंने नागपुर जले दिया। माफी नहीं मांगी, फिर गलत बोल रहे हो सैयद जवाद, फिर गलत बोल रहे हो, फिर आपको चुप करवाना ही पड़ेगा। आप गलत बोलोगे तो। माफी नहीं मांगी उन्होंने कहा मेरे शब्द अगर आपको खराब लगे हो तो मैं वापस लेता हूं। उसको माफी मांगना नहीं कहते। उसके बाद अखिलेश यादव उनके समर्थन में आ ही गए थे, अभिव्यक्ति की आजादी कह करके, तो माफी नहीं मांगी उन्होंने। एक काम करिए, क्योंकि लोकतंत्र वो है नहीं, शब्दों की भाषा और शब्दों का चयन या शब्दों का भाव वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना। इनके लोग आकर के लगातार जहरीले बयान दे रहे हैं, उस पर शब्दों की शुरुआत तो आपने करी थी ना। ये नहीं पूछा जा रहा है किसी के बाप की जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। किसी के बाप की जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये शब्द आप ही के थे ना। अभी ये बात नहीं बोल रहे क्या? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, फडणवीस साहब का फेलियर है, निकम्मी निठल्ली बेकार सरकार है महाराष्ट्र की। हम तो पत्थर मारेंगे, हम तो पत्थर मारेंगे। गुलाबचंद दुबे को ज्वाइन करवाइए, हम तो पैसे तोड़ेंगे। और उसके बाद कौन है? किसी की आवाज समझ नहीं आ रही है, कौन क्या बोल रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इस तरह मिक्सअप हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। अब आप रोकेंगे नहीं, हम मुझको आपने बोलने के लिए कहा है, आप भी बोल लेंगे, जेटली जी भी बोल लेंगे। मैं तो सुनना चाहती हूँ कौन क्या बोल रहा है। जब समझ ही नहीं आएगा तो क्या सुनूंगी? एक दूसरे के बीच में सब बोलेंगे तो। अब बोलिए, और मेरे ख्याल से फैक्ट्स पर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, ब्लेम गेम में ना पड़े। सैयद जवाद, फैक्ट्स पर बात करें। अच्छा। बंगाल में कोई दंगा फसाद होता है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती है। ममता बनर्जी बेकार चीफ मिनिस्टर होती है। ममता बनर्जी जो है वो उत्पीड़न को बढ़ावा देती है। ममता बनर्जी दंगे को कंट्रोल नहीं कर पाती, उनका फोटो लगा के ममता बनर्जी का नागपुर से क्या कनेक्शन है सैयद जवाद? ममता बनर्जी का नागपुर से क्या कनेक्शन है? अभी नागपुर पर बात हो रही है ना, कभी चंद्रबाबू नायडू, कभी ममता बनर्जी, क्या चल रहा है ये? मैंने कहा फैक्ट्स पर आइए। फडणवीस का फेलियर है नहीं, फडणवीस सरकार का फेलियर है या नहीं है, इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं, मान पूछते हैं आप लोग। हमने तो कहा है ना, हम तो उठा के अंदर डालेंगे। मुख्यमंत्री का सेब नहीं है। मैं तो शांति बनाने की अपील करता हूँ, लेकिन आप सोचिए किसी मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र सेफ नहीं है तो पूरा महाराष्ट्र सेफ क्या होगा? ये मणिपुर बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र को, ये दूसरा जो है मणिपुर बनाएंगे महाराष्ट्र को। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए जरा, और ये तस्वीरें देखिए सैयद जवाद, वो तस्वीरें देखिए। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, गुलाबचंद दुबे जुड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, उसके बाद तस्वीरों पर ही जरा चर्चा करूंगी सैयद जवाद। मेरे ख्याल से ना आज थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। ये आप जो ब्लेम गेम चला रहे हैं, देश भी देख रहा है कि कौन हमारे साथ खड़ा है नहीं खड़ा है। थोड़ा सा जरा इस पर भी देखिए और इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। चलिए, गुलाबचंद दुबे जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता हैं शिवसेना। गुलाबचंद दुबे जी, आपके जुड़ने से पहले 2 बातें सामने आई। एक कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है क्या सरकार का, उनको समझ नहीं आया और भनक नहीं लग पाई कि इतना बड़ा बवाल कटने वाला है। और दूसरा, तुषार रसल का कहना है कि आपकी पार्टी के लोग ही औरंगजेब, बाबर, औरंगजेब इन सबके साथ खड़े हैं और ऐसे बयान देते रहे जिसके बाद ऐसा तो होना ही था। अब बोलिए। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस देश का
क्या हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के तुषार आपके डिबेट पे बैठे हुए, जिस ढंग से मैं उनका भाषा सुन रहा था, जिस ढंग से वो अपनी बात कर रहे थे, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे सनातनियों का? जबकि जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे वक्फ बोर्ड के परिवर्तन को लेकर के, बिल को परिवर्तन के लेकर के इमरान मसूद ने चुनौती दिया इस देश को। उसने कहा कि खून देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं खून दूंगा। जिस ढंग से उस व्यक्ति ने कहा हमको दूसरा साइन बाग बनाना पड़ेगा, हम बाग बना देंगे। आज धिक्कार है इस मानसिकता के विचारधारों को कि हमारे अपने लोग मात्र राजनीतिक लुलुपता के खातिर उस तरह से जुड़ कर ये भाषा बात करें। नागपुर में जिस ढंग से हमारा हिंदू समाज बेबस दिखाई दिया, घरों में वहां पर हिंदू का गाड़ियों में कोई भगवान की मूर्ति लगे या कोई स्वास्थ्य कोई ओम का चित्र को देख करके टारगेट किया गया। रीमा जी, जिस तरह से हमारे लोगों को पेट्रोल बम के माध्यम से इन सांप्रदायिक दंगा करने वाले अराजक तत्वों ने जिस तरह से षड्यंत्र और साजिश करके, आपसे मैं जानना चाहता हूं रीमा जी, कल्पना करिए अचानक शिवजी जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है, उसके ऊपर पुलिस फोर्स लगी हुई होती है। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद शाम को एकजुट 550-600 के तादाद में, किसी हाथ में लाठी, किसी हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में तलवार और किसी के हाथ में पेट्रोल बम, और निकल पड़ते हैं। जो कि नागपुर एक शांति शहर का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा इशारा इस देश के लिए है। मैं तो विपक्ष के सभी अपने बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा। एक हमारी विश्लेषक हमारे सैयद भाई जिस तरह से बात पूछ रहे हैं कि ये किसका, ये किसी के बाप का है, बिल्कुल ये बाप का है। ये बाप का है अशफाकुल्लाह खान, राज प्रसाद बिस्मिल, अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों के बाप का है भारत। इन अराजक तत्वों को नहीं है, इनको रहने का यहाँ पर इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। मैं औरंगजेब से क्या इनके संबंध है? मैं इन मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या संबंध है आपका? आप स्पष्ट करो। क्या आप अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को मानना चाहते हो? अब्दुल कलाम आजाद को मानना चाहते हो? कि हमारे देश के शान को बढ़ाने वाले हमारे क्रिकेटरों को मानना चाहते हो? जहीर खान को मानना चाहते हो? तमाम ऐसे हमारे अजहरुद्दीन को मानना चाहते हो? आप स्पष्ट करो। तुषार रसल जवाब दीजिए। ठीक है, तुषार रसल जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने औरंगजेब का किधर समर्थन किया नहीं है। दूसरी बात, इमरान मसूद ने अगर ऐसा बोला है तो केंद्र में सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, उठाओ उसको फांसी चढ़ा दो। ऐसे लोगों को यहाँ भारत में रहने की जरूरत नहीं है। तुषार भाई, आपके नेता संजय राउत जी ने स्टेटमेंट दिया है। हाँ, उन्होंने ये शब्द कहा औरंगजेब के कब्र वो शौर्य का प्रतीक है। इसके लिए क्या जवाब है आपको? कल स्टेटमेंट दिया है मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा औरंगजेब के कब्र शौर्य का प्रतीक है। आप शौर्य के प्रतीक मानते हैं या अपने नेता का अनुसरण करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चैनल पे तुषार भाई। नहीं, 1000% मानता हूँ ये शौर्य की प्रतीक है। 1000% मानता हूँ शौर्य का प्रतीक है। देखो, जब आपने देखा रहेगा, सुनो मेरी बात तो सुनो। हाँ, बोलिए। जब आपने देखा रहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया था, उसको मारा था प्रतापगढ़ के नीचे। जब मारा था तो उसका कब्र शिवाजी महाराज ने ही बनाया था, और वो वक्त उनका एक वाक्य था, जब तक वो जिंदा था वो मेरा शत्रु था। स्वराज की जो लड़ाई थी वो इतिहास में मत जाइए। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज माना महाराष्ट्र के धरती पर उन्होंने जन्म लिया, तो उनका रिश्ता मेरा उत्तर प्रदेश से भी है। उनका राजाभिषेक करने का काम कभी भूषण ने किया, गागा भट्ट जी ने किया, शिवा बाबू ने कभी भूषण ने लिखा। ये उत्तर प्रदेश मूल के थे। वो शौर्य के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। एक सेकंड, मेरे ख्याल से एक पॉइंट को आप लोग भूल रहे हैं। एक पॉइंट को भूल रहे हैं तुषार रसल जी। तुषार जी सुनिए, एक मिनट। दूसरा पॉइंट नहीं ले रहे आप। दूसरा पॉइंट आप ही के पास आ रही हो भाई, आप ही के पास आ रही हो। सुनिए, ये जो लेख है ना सामना का, संजय राउत पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या लिखा था उन्होंने परसों? अरे क्या लिखा था? देश में बंटवारे के हालात पैदा हो गए हैं, हिंदूवादी ताकतें जो है वो तालिबानी है। अब इसके बाद ये उकसाने वाला बयान है या नहीं है, ये बताइए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो? संजय राउत के खिलाफ उसका, अरे नीतीश राणे पर कार्रवाई करिए। संजय राउत ने जो बात लिखी है, तालिबानी, हिंदूवादी सब तालिबानी है।
हिंदूवादी तालिबानी है। इधर लिखा, ऐसा लिखा ही नहीं है, आप क्या लिखा है? बता रही है। बताओ क्या लिखा है। देखो आप पढ़ो, आप क्या लिखा है। मैंने पढ़ा ना, तभी तो बोला। अब आप बताओ क्या लिखा है। अरे रीमा जी, आदित्य ठाकरे साहब ये कह रहे हैं कि आप मणिपुर, महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने जा रहे हो। आप हाँ, मैं बीजेपी बना रहा है, बीजेपी बना रहा है। मणिपुर में रहना चाहेंगे, आप महाराष्ट्र के मराठा है, आप मणिपुर में रहना पसंद करेंगे और ऐसी परिस्थिति आपके वजह से है। आज की जो महाराष्ट्र की सरकार है, वो सरकार के वजह से आज की जो दंगाई परिस्थिति है महाराष्ट्र में, उनके वजह से है। मैं अब जरा पॉइंट को यहीं पर ही छोड़ूंगी, मैं यहीं लेकर जाऊंगी एक एक सवाल सबसे। मैं जरा पूछ लेती हूं अब राजीव जेटली जी आप ही से। संजय राउत जैसे लोगों पर, इमरान मसूद जैसे लोगों पर, अबू आजमी जैसे लोगों पर आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं करते? सिर्फ आप बयान देते हो। इतने देश विरोधी बयान आ रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ओके, एक मिनट। ये संजय, आपने देखा जिस तरीके से जिन बयानों की आपने बात करी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। हमारे पर इल्जाम तो इसी बात का लगता है कि आप कार्रवाई करते हैं। इस देश के अंदर स्वतंत्रता है हमारे पास बोलने का। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही इल्जाम लगते आए हैं। 50 लोग अंदर डाले गए हैं, 50 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब देखना यह है कि इन 50 लोगों के साथ कौन सी राजनीतिक पार्टियां खड़ी है। आज नहीं तो कल दोबारा स्टेटमेंट आएगी। संजय राउत साहब ने स्टेटमेंट दे दी है। आज के बाद देखिएगा, अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उनके पीछे छुपे चेहरे जो तुषार जी की पार्टी है, जो उद्धव गुट है, वो भी साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। हम तो क्लियर कट है हमारा आइडिया कि भाई जो लोग इस तरीके की हरकत करेंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। वो अपने स्टैंड क्लियर करने हैं। क्या ये लोग इनके साथ खड़े हैं? क्या ये लोग उन भावनाओं के साथ खड़े हैं उन भावनाओं के खिलाफ खड़े हैं जो इस देश में पैदा होती है, जो इस देश के अंदर रहती है? अभी मैंने देखा सैयद साहब ने तो इस बात को मान लिया कि भाई औरंगजेब, बाबर, ये कोई अच्छे लोग नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। ये सैयद साहब ने खुद माना। अभी जब ये मान रहे हैं तो ये आग जो दिखाई जा रही है पैकेज में, किसके लिए है? ये शामलात की जमीन के लिए है। और वो जमीन किसकी, आप समझाइए, वो जमीन किसकी है? वो जमीन भी इस देश की। और सैयद साहब, आप भी इस देश के, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिए। आपने अपनी आस्था जरूर बदली होगी। आप भी इस देश के, आप भी यहीं के रहने वाले, इसी मिट्टी के, इसी मिट्टी में अब आपको थोड़ा सा अपना निजी तारुफ भी करवा दूं मैं, आपको निजी तारुफ भी करवा दूं मैं अपना। मैं आता हूं उस शहर से जिस शहर में अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। इसीलिए मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। और मेरे घर से सुन लीजिए, मेरे घर से देश की जंग आजादी के लिए मेरे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी। बाप दादाओं की हुई, ये भारत की हुई। और जब भारत की हुई तो भारत का देश में भारत का कानून, भारत की संसद उस कानून को बनाएगी। क्या किया जाएगा? जमीन को नहीं करेगा। जो भस्मासुर नफरत का, सुन लीजिए जेटली साहब, आने वाली नस्लें मेरे इन अल्फाजों को याद रखेंगी। जो नफरत का भस्मासुर भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, नफरत तो तब से पैदा कर दी जब तो भारतीय जनता पार्टी में रही। अच्छा शब्द था ये, अच्छा शब्द बोले आप। नफरत के बुनियाद पे, अच्छा शब्द है, आधार पर देश के टुकड़े करे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ये नफरत का भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस वक्त में। आपने ये पूरे देश के अंदर ये जो जबान का नफरती भस्मासुर है ना, तो ये जो नफरती भस्मासुर है, ओके, आपने अच्छा कोड दे दिया मुझे सैयद जवाद। ये जो नफरती भस्मासुर है, ओवैसी जैसे लोग, अब वो सांसद है लेकिन मैं तो बोलूंगी क्योंकि मैंने देखे हैं कल के जो उनके बयान थे। ओवैसी नफरती भस्मासुर, संजय राउत नफरती भस्मासुर, अबू आजमी नफरती भस्मासुर, इमरान मसूद नफरती भस्मासुर। नफरत फैला फैला करके देश में मासूमों का क्या उन्होंने हश्र किया है कल से अब तक। इन नफरती भस्मासुरों के खिलाफ ही तो मैं पूछ रही हूं, क्या आपकी पार्टियां इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी? सैयद जवाद आप ही पहले बता दीजिए, नफरती भस्मासुरों के खिलाफ। देखिए कितनी निष्पक्षता आपके अंदर है। मैं इसीलिए नहीं, मैं नहीं हूं निष्पक्ष, मैं तो देशवासियों के साथ हूं और राष्ट्रवादियों के साथ हूं और जो देश के साथ है उसके साथ हूं। मैं सैयद जवाद के साथ भी हूं, वो देश के साथ है तो मैं खड़ी हूं, लेकिन देश के खिलाफ बोलेंगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। तो आपको मुझे अगर कहना है मैं पक्षपाती हूं तो कह दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं आपको भाजपा के और आपको जो बोलना है बोलो। आपको मैं तो उसके साथ हूँ जिसकी गाड़ी जलाई गई कल, धू धू करके जल रही है, मैं उसके साथ हूँ। सैयद साहब ये पूरी डिबेट ना इस पैकेज को देख के करिए। आप रीमा जी की तरफ देख रहे हो, मैं आपसे बोलूंगा पैकेज की तरफ देखिए। आपको डिबेट आपके डायरेक्शन इनके पार्टी के दिन भर नेता वो संविधान करते रहते हैं। ये जो है तिरंगे प्रेमी लोग हैं। बाकी दुनिया ये जो मैंने पांच नाम लिए उन पर कुछ बोलना है या नहीं बोलना? इमरान मसूद पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये बताइए। भारतीय जनता नहीं बोलना। पूरे जितने शरीफ लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में। ये कहना चाह रही हैं आप? मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाह रही। मैं तो उन नामों का जिक्र कर रही थी जिन्होंने नफरती भस्मासुर की तरह बयान दिए। अरे ये शरीफ बदमाश देखिए, वो देखिए मंदिर, वो देखिए पैकेज में देखिए मंदिर के साथ क्या किया जा रहा है। सरकार इनकी पैकेज में देखिए मंदिर के साथ क्या किया जा रहा है। जिम्मेदारी नहीं, इमरान मसूद की जिम्मेदारी बनती है। इमरान मसूद की मुख्यमंत्री यूं कर क्या करके बैठेंगे? महाराष्ट्र जल गया, नागपुर जल गया और इन्होंने शुरुआत कैसे करी? शुरुआत करी एक शेयर से। कितने मतलब आप देखिए किस मिजाज से आप बैठे यहाँ पर डिबेट शुरू कर रहे हैं। जहाँ एक शहर जला दिया वहां पर आपको शेर याद आ रहा है। सुन लीजिए, वो इसलिए भी है रीमा जी, मैं आपको बता दूं, अब उसके पीछे का आपको सूत्र भी बता दूं। राजनीति हम लोग भी जानते हैं और करते हैं। अब आपको बता दूं क्या है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, कोalition की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं। मैं यहाँ पर हवाई नारे उन पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ सैयद जवाद। रमजान का पाक महीना, रमजान के पाक महीने में क्या भड़काऊ भाषण देना वर्जित है या नहीं है? जंतर मंतर पर रमजान के पाक महीने को नापाक करना, वो कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में नहीं लिखा, कहीं किसी भी किताब में और ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। उन पर आपको कुछ नहीं बोलना, आपको रीमा पर बोलना है, आपको हर किसी पर बोलना है, लेकिन वो नफरती भड़काऊ बयान देने वाले जो रमजान के पाक महीने में इस तरह से कर रहे हैं, उन पर आपको कुछ नहीं बोलना। इतनी दोगली राजनीति मत करो सैयद जवाद यहाँ पर। सुनिए रीमा जी, जो हम बोल देंगे नहीं बोलोगे, आप में हिम्मत नहीं है बोलने की। तुषार रसल बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आप नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे आप। सुनिए, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, सुन तो लीजिए, बोल रहे हैं। हम कोई भाजपा के डरौने प्रवक्ता थोड़ी ना है, हम बोल रहे हैं इस चीज को। जिसने भी कानून हाथ में लिया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जिन्होंने उकसाया उनके खिलाफ क्या हो? जिन्होंने उकसाया तो लिए, और जो निकल्ले निकम्मे नाकारा बेगैरत लोग हैं सरकार के अंदर, उनके इस्तीफे होना चाहिए। जिन्होंने उकसाया उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने उकसाया बच्चों को, मैं तो आपसे कह रहा हूं जिन्होंने महाराष्ट्र को सुलगाया उनके खिलाफ कार्रवाई सही। ठीक है, तो मतलब इमरान मसूद और इन सब पर कार्रवाई हो। ठीक है, समझ गई, ठीक है, ओके। जल्दी से तुषार जी, फिर गुलाब दुबे। अरे उन्होंने ही तो भड़काया ना, उन्होंने ही तो भड़काया था। कल आप थे नहीं क्या? कल आपने सुना नहीं जनता क्या हुआ? अरे सुना करो तुषार रसल। खुद फडणवीस धड़काव दे रहे हैं, खुद फडणवीस साहब जो भड़काव ठीक है, एक मिनट, अब रुकिए तुषार रसल। इमरान मसूद हो या कोई भी भड़काऊ, अगर देश में जिसके वजह से दंगा हो रहा है उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन आप जब ये 5 नाम लेते हो तो उसके साथ आप खुद उधर बैठ के, जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी का जो आदमी लोगों को भड़का रहा है, नीतीश राणे का नाम लेने का आप हिम्मत कर रखती हो क्या? वो मुझे सबसे पहले बताइए। हाँ, नीतीश राणे ने क्या भड़काऊ बयान दिया? एक बार रिपीट करिए जरा जल्दी से। अरे वो रोज ही तो दे रहा है, आप देख नहीं रहे? अरे अभी क्या बोला? कल क्या बोला था वो बताओ ना। आज बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री साहब का एकदम लाडला हूँ। तो इसमें भड़काऊ बयान क्या हुआ? इसमें भड़काया क्या है? इस बात से ये क्या भड़काऊ बयान हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री का लाडला हूँ? ये भड़काऊ हो गया बयान? मंदिर में आग लगाने लग पड़े, लोगों की गाड़ियां तोड़ दी। 4 से 5 हफ्ते रोज बाहर जाके, रोज अलग अलग जगह पे जाके हिंदू लोगों को जो उकसाने का काम कर रहे हैं। अरे बयान क्या दिया वो बताओ ना। आप कह रहे हो मैं कुछ बोल नहीं रही, मैंने नहीं सुना क्या बयान दिया उन्होंने, क्या भड़काया उन्होंने, बताओ ना। लोगों को उकसा रहे हैं और तोड़फोड़ ये कर रहे हैं, तोड़फोड़ ये लोग कर रहे हैं। देखिए टोपियां,
तोड़फोड़ कोई भी करे, हम उसका निषेध भी करेंगे। हम किसी का समर्थन, देखो हम संविधान को मानने वाले, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले, तो हम तोड़फोड़ करने वालों का समर्थन कभी नहीं आप करेंगे। तो अपने बाबा साहब को नहीं मान पाए, मसूद का भी आप तो बाला साहब को नहीं मान पाए, आप संविधान को क्या मानेंगे? आप तो बाला साहब की थ्योरी से अलग चल रहे हैं। जो बाला साहब का सम्मान नहीं कर पाया, वो संविधान का सम्मान क्या करेगा जिस विचारधारा पे आपने पार्टी बनाई? औरंगजेब की कब्र के साथ खड़े हुए हैं गुलाब चंद दुबे जी, जो लोग वीर सावरकर का अपमान करते हैं और फिर भी खून के घूंट पीकर बैठे रहते हैं सरकार, मतलब अब मैं क्या बोलूं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। अब मैं उनसे तो तुषार जी कुछ नहीं कह सकती, ना संजय राउत से, कोई मजबूरी होगी ना मैं उद्धव ठाकरे जी से बोल सकती हूँ कि वीर सावरकर के अपमान पर भी वो चुप हैं, शिवाजी के अपमान पर भी चुप है, औरंगजेब के महिमा मंडन पर भी चुप है, अबू आजमी की पार्टी के साथ भी बैठे हुए हैं। मैं नहीं बोल सकती इस पे, अब ये आपका पर्सनल मामला होगा। गुलाब चंद दुबे जवाब दीजिए। जी रीमा जी, जब भी इस देश के ऊपर संकट आया है 1857 1947 के बीच में, तो गणेश शंकर विद्यार्थी को कभी नहीं भूला जा सकता, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के शक्ति के रूप में है। जब भी परिस्थितियां करवटे बदलेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था, उन्होंने कहा कि नीतीश राणे पर वो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उस पर आप चुप हो, उस पर बोलो। आ रहा हूं मैं ये कहने मतलब जब भी देश के ऊपर संकट आएगा तो पत्रकारों को या आप जैसे रीमा प्रसर को आगे आकर के अपनी बात को, अपनी हैसियत को बताना पड़ेगा। जो आज जिस तरह से सैयद भाई कह रहे थे कि आप किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं क्या, मैं सैयद भाई को बताना चाहता हूं। मैं इनके सामने काउंटर किया, सवाल खड़ा किया कि अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे जैसे लोगों को, इन लोगों इस भारत कह रहे ना कि किसके बाप के, इन लोगों के बाप का भारत जय की बात होती है। अरे दुबे जी जय बोलिए। एक सवाल का जवाब मनसा क्या है, सोचना क्या चाहते हैं। और रही बात सैयद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मानसिकता विचारधारा क्या हो जाता है? बात को डाइवर्ट मत करिए सैयद जवाब, आप पॉइंट पर कभी बात ही नहीं करते हो। जब भी कोई बीच में बोलता है तो आप नहीं, सनातनियों के घर में आग लगाने का षड्यंत्र किया जाता है, अब उस जगह पे बीच में मत बोलिए सैयद जवाब। के साथ आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आपने एक जिस तरह से सांप्रदायिकता का दंगा फैलाने का काम उन अराजक तत्वों किया है, उन अराजक तत्वों का राग आपसे मिल रहा है। आप देश के हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष जमात के हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं उन महापुरुषों के प्रति मेरे मन में आदर है, सम्मान है। मैं जिस तरह से वीर सावरकर, बाबा साहब, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव संत, उसी तरीके से मैं अब्दुल कलाम आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल आजाद के प्रति मेरे मन में सम्मान है। आप क्या इन मराठों या इन पुरुषों के प्रति सम्मान है आपके मन में? आप कहां से बात कर रहे हैं चीज के लिए? हमारा देश चल रहा है, हमारा नागपुर चल रहा है, और आप वहां पे इस तरह से कर रहे हैं कि हम दंगा भड़काने का करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी, सच तो पूछो, आदरणीय अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं रहे होते और महाराष्ट्र की धरती पर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का जन्म नहीं हुआ होता तो शिवसेना की विरासत खत्म हो जाती। जिस ढंग से हमारे आदरणीय तुषार भाई जिस ढंग से भाषा यूज कर रहे हैं, अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं, औरंगजेब को, कब्र को इन्होंने सौर का प्रतीक दिखाया, इन्होंने संजय राउत ने ये कह रहे, हाँ उन्होंने सही कहा। और मणिपुर से तुलना महाराष्ट्र का करते हैं हमारे आदित्य ठाकरे जी, क्या सहमत हैं ये लोग? अरे राजनीति की कम से कम एक मर्यादा होनी चाहिए रीमा जी। ठीक है, उसकी तुषार जवाब दीजिए, तुषार जी जवाब दीजिए। अरे जब कोरटकर, सोलापुरकर और कोश्यारी साहब जब ये महापुरुषों के विरुद्ध में बोल रहे थे तो दुबे जी और उनका पार्टी सोया था, उनके गोद में जाके बैठे थे। और जो जेटली जी बोल रहे हैं, जेटली जी, जितने भी लोग आप बोल रहे हैं कि हम लोग पालघर की घटना भूल गए, आप पालघर की घटना भूल गए तुषार जी। पालघर में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री के कालखंड में दौड़ा करके उन संतों को मारा गया, दौड़ा के संतों को मारा गया। अभी 2.5 साल पहले तो संतों को मारा गया तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई। अफवाह की वजह से हुआ था ये सब, ये सीआईडी रिपोर्ट में आया है। आप मुझे ये बताइए, कोरटकर, सोलापुरकर और कोश्यारी, जब ये तीनों जब अपने महाराष्ट्र के जो महात्मा है, संत है या जो भी महापुरुष है, उनके ऊपर बोल रहे, तो आप क्यों चुप बैठे थे वो टाइम पे? मैं पूछता जाता हूँ, पिछले 2.5 वर्ष पहले अभी जो पालघर में संतों को दौड़ा के मारा गया तुषार जी, उसके बारे में आपका क्या? आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, क्या आपने उनको न्याय दिया? और आप औरंगजेब जो कि हमारे देश को लूटा,
ठीक है। हमारे देश संभाजी को आपने सुना क्या? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कि हम लोग उखाड़ देंगे। ओके, सही है जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनको संरक्षण देते और आपके बाजू में देख के आपको उकसाते हैं। तुषार जी, मेरे पॉइंट पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आखिर क्या मजबूरी है संजय राउत की कि वीर सावरकर के खिलाफ बोलने वालों को भी वो डिफेंड करते हैं, औरंगजेब के महिमा मंडन करने वालों को भी वो हिंदूवादी, तालिबानी और क्या क्या हिंदूवादी संगठनों को बोल देते? क्या मजबूरी है, ये नहीं बता पाएंगे आप क्या? इतनी विचारधारा बदल चुकी है आपकी। मजबूरी जो है ना, वो अभी सुनो तो सही मेरे बात। आप जो बोल रहे हो ना मजबूरी हमारी नहीं है। बीजेपी के गोद में बैठे हुए दो पक्ष है ना महाराष्ट्र के, उनकी मजबूरी थी कि हमारे पीठ में खंजीर ठोक के वो पुरानी बात हो गई है, पुराने बयान है ये पुराने आरोप हो चुके हैं। उसके बाद जनता मैंडेट दे चुकी है, आज की बात करिए। पुरानी नहीं है जवाब, सही है जवाब। क्या बात है? चलिए ठीक है। आज ये लोग जो बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्या बोल रहे हैं बताइए तुषार जी, क्या बोल रहे हैं? क्या बचा आपके पास बोलने? बोल रहे हो हमारे उद्धव साहब ने आज ही बोल दिया ना कि आप भी बोलते हैं कमर हटाएंगे है, दम तो हटा दो। आपके साथ आपके केंद्र में भी आपकी अब ये भी भड़काऊ बयान है तुषार रसल जी, ये भी भड़काऊ बयान है, पता है आपको? इस पर मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि वो जो कब्र जहां पर है वो एएसआई के अंडर में है, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। जब तक कि रूल नहीं बदले जाएंगे तब तक सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, और ये पुरानी सरकारों ने रूल बनाए हैं। ये जवाब भी नहीं सुना आपने, ये भी नहीं सुना आपने। सरकार किसकी है? आप सरकार किसकी है? उनकी है ना, उनने है क्या काम? ठीक है, वो बदल दो। ओके राजीव जेटली जवाब दीजिए। ठीक है राजीव जेटली जवाब दीजिए। ओके आ रही हूँ, सही है जवाब। आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। एक मिनट अच्छा ठीक है, राजीव जेटली। मैं तो केवल एक ही बात बोलूंगा रीमा जी, ये कार्रवाई जब शुरुआत होगी, आप देखिएगा आज तो ये डिबेट हो रही है कि आप कार्रवाई कीजिए, कल जब कार्रवाई की शुरुआत होगी, जिन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां बाहर निकलती हैं। तुषार जी की पार्टी बाहर निकलती है, वीडियो चलाइएगा जरा जो अभी चला था। हाँ, निकलती है या नहीं निकलती ये मैटर नहीं है, कौन कौन सी राजनीतिक दलों के साथ इनका अलायंस है और किस तरीके के उनकी टिप्पणियां, इनकी स्टेटमेंट आती है, उससे इनके विचार भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने यही तो कहा आपसे कि जो बाला साहब के विचारों के साथ नहीं है वो इस देश के संविधान के विचारों के साथ कैसे चल सकता है, इसका अंदाजा लगा लीजिए आप। हम ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ। और मैं सैयद साहब आपको जाते जाते ये बोलूंगा, ये देश आपके जितना आपके बाप का है उतना ही मेरे बाप का है। मैं जाते जाते भी इस बात को बोल करके जाऊंगा, अभी कहीं नहीं जाना है, रुकिए। ये देश धर्म के आधार पर भी प्रॉपर्टियों का बंटवारा नहीं कर सकता है। ये देश धर्म के आधार पर भी प्रॉपर्टियों का बंटवारा नहीं कर सकता। इसको तो देश के भी बंटवारे धर्म के आधार पर कर दिए गए। चलिए सही है जवाब, जल्दी से बोलिए क्या कह रहे थे, फिर मैं सवाल लेती हूँ आपका। नहीं रीमा जी, आपने एक सवाल कहा कि रूल्स बदलने में टाइम लगता है। मैंने नहीं कहा, जो फैक्ट है वो बताया। अभी आप ही ने कहा अभी आपने कहा देव फडणवीस के बारे में। हाँ। लेकिन रीमा जी देखिए कितनी अच्छी बात है, अपने जब चंद उद्योगपति मित्रों को इनको चंदा देना होता है ना, रूल्स यूं चेंज हो जाता है 1 मिनट में ऐसे करके। जब इनको चंदा लेना होता पार्टी के लिए, रूल्स सब साफ पे रख जाते हैं। तो धीरे धीरे ही होगा ना सब, कांग्रेस पार्टी ने जितना सब किया है वो धीरे धीरे बदलेगा ना। फिर नहीं, जब इनको उद्योगपतियों को बचाना होता है ना अपने मित्रों को, ये रूल्स और रेगुलेशन को ताक पे रख देते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, ठीक है वो अब वो जब होगा तब होगा। अब मुझे सीधे एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत सेंसिटिव चीज हो रही है। मैं पूरी बात मुकम्मल कर लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नागपुर की जनता से, आवाम से मेरी अपील ये है कि आपको शांति बनाए रखना है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना है, और कोई भी कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सही है जवाब। अब आप मुझे ये बताइए, जो तस्वीरें चल रही हैं मुझे सीधे बताइएगा, सब लोग रमजान के पाक महीने की बात कर रहे हैं। रमजान के पाक महीने में आप इतने स्कॉलर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, रमजान के पाक महीने में कहाँ लिखा है ये हथौड़ा घर पे रखें, कुल्हाड़ी घर पर रखें, उसके बाद तलवारें निकालकर सड़कों पर आ जाएं 1000 की संख्या में। आप शॉर्ट्स देख रहे हो ना, क्या नारे लग रहे हैं, आप देख रहे हो सबके सिर पर क्या है,
बताने की जरूरत नहीं है कौन लोग हैं ये। चुन चुन करके हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जाता है, चुन चुन करके हिंदुओं की गाड़ियों को आग लगाई जाती है, चुन चुन करके उन्हीं पर हमला किया जाता है। वो बताने की जरूरत नहीं कौन लोग हैं, अब आप खुद देख लीजिए। अब बताइए रमजान के पाक महीने में क्या ये अलाउ है क्या? जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। मैंने आपके सामने अभी बोला, अभी फिर बोल दे रहा हूं। जो कोई भी कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका गृह क्षेत्र नहीं समझा। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप रमजान जैसे पाक महीने में आकर के आपको औरंगजेब से नफरत हो सकती है, बाबर से नफरत होती है, मुगल से नफरत हो सकती है, लेकिन आप बताइए उस चादर के ऊपर कुरान शरीफ के जो हल्क लिखे हुए थे, लफ्ज लिखे थे, अल्फाज लिखे हुए थे, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सैयद जवाद, क्यों झूठ बोल रहे हो आप चैनल पर बैठकर? अरे मैं कह रहा हूं उस अफवाह को क्यों अफवाह फैला रहे हो गलत बात की? अरे मैं क्या, आपके पास क्या सबूत है इस बात का ऐसा हुआ था? क्या सबूत है? चलिए दीजिए। कहां पे आई है ये बात? फिर झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो फिर से आप। अरे पूरी बात की सुनिए, मैं कह रहा हूं उस अफवाह को रोकनी चाहिए था जो अफवाह फैली। पूरी बात नहीं सुनाई आप। मैं कह रहा हूं जो अफवाह फैली, ये एक अफवाह थी सैयद जवाद, ये एक अफवाह थी। अफवाहों को हवा मत दो, अफवाहों को हवा मत दो सैयद जवाद, झूठ बोलकर अफवाहों को हवा मत दो। सच्चाई ये है जो सामने दिख रही है कि हिंदुओं की गाड़ियों को, हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं को टारगेट किया गया। सच्चाई ये है, इसको नहीं झुठला सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, रमजान के पाक महीने में होली को लेकर के तो विवाद हो जाता है कि मस्जिद को ढका जाए, उसको नकाब पहनाया जाए, है ना? ये सच, होली को लेकर विवाद हुआ ना, लेकिन ये विवाद कल क्यों नहीं हुआ था कि तलवारें नहीं निकालनी है रमजान के पाक महीने में? रमजान के पाक महीने में ये सब नहीं करना है, ये सब इस तरह से अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाने हैं। सुनना नहीं, आपको अगर सुनाने के लिए बुलाना है, अगर मेरा जवाब नहीं पसंद आ रहा है तो आप मुझे म्यूट कर दीजिए। नहीं, आप अगर गलत बोलोगे तो करना पड़ेगा, आप अगर अफवाह फैलाओगे तो करना पड़ेगा। आप सच बोलो। आप पूरी बात तो सुनिए रीमा जी, मैं अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पाता हूँ कि आप बीच में कैसी चला देती। मैंने कहा जिस लफ्ज, फिर सुन लीजिए, जिन लफ्जों को लेकर के आयत लिखी हुई थी, जिन लफ्जों को लेकर के जिस चीज को, जो अफवाह फैली, उस अफवाह को सरकार रोकने में नाकामयाब रही उस अफवाह को फैलने में। जो ये बताया जा रहा था कि चीजें थी, आपको औरंगजेब से ना इत्तेफाक, उस अफवाह को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी मैडम? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी चीज में नहीं सरकार को बैठ के। अफवाह को फैलाने वाले जो लोग थे, इमरान मसूद जैसे, जो कल जंतर मंतर पर बैठ करके देश के मुसलमानों को, भाईजान को भड़का रहे थे, ये जिम्मेवारी उनकी है जिन्होंने खून की नदियां बहाने की दलील दी थी, जिन्होंने चक्का जाम करने की दलील दी थी, जिन्होंने कहा था पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे और नमूना रात तक दिखाई दे गया। ये उनकी जिम्मेवारी है। सारे गेस्ट को लेकर आइए। तो इसलिए देश को तो कोई अब शाहीन बाग बना नहीं, कोई नहीं बना सकता। सही है जवाब, आप भी नहीं बना सकते हैं और आपके वो लोग भी नहीं बना सकते जो कल जंतर मंतर पर बैठ करके पूरे देश को खून की नदियों से रंगने की बात कर रहे थे। चलिए फाइनल कमेंट राजीव जेटली। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक हाथ जोड़ करके आग्रह है सैयद साहब से। सैयद साहब, आप अगर तुषार साहब को साथ मिल करके कम से कम एक ऐसा माहौल बनाइए इस देश के अंदर। तुषार साहब को साथ जरूर रखिएगा अपने, उद्धव ठाकरे साहब की जो विचारधारा है उसको साथ रख के इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाइए कि इस देश के अंदर, इस देश के नागरिक ये बात समझे कि ये देश आपका है, ये दुकानें भी आपकी हैं। चलिए, वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। वक्त की बात है, शो को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ, जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। इसमें ना किसी धर्म की बात करनी चाहिए, ना संप्रदाय की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो है ये सिर्फ दंगाइयों की हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं। और वो दंगाई अगर तलवारें हाथ में लेकर चलते हैं, अगर पुलिस कर्मियों पर हमले करते हैं, अगर हथौड़े और कुल्हाड़ी से वार करते हैं, तो उनके साथ हश्र क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी को पता है। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।